नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल शिक्षा मंत्र पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम आज आपको करवाने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए इसको पूरा जरूर देखें। यहाँ पे आज हम करेंगे 30 बाल विकास के और 30 मैथ के क्वेश्चन हल। और जी हाँ, अगर आप सीटेट का पेपर एमपीटीईटी का पेपर देने जा रहे हैं, फॉर्म भरा है, तो पिछले पेपर का आपका पता होगा कि 40% जो क्वेश्चन बनते हैं पिछले पेपर से ही लगभग आ जाते हैं। तो आपको पिछले पेपर ज़रूर हल करने चाहिए। इसीलिए जब से सीटेट शुरू हुआ है और लास्ट में 2019 तक के हम पेपर आपको पूरे यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो ओके, आज यहाँ पे हम 2016 का क्वेश्चन पेपर बाल विकास और मैथ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आप अगर चैनल पे नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को और हमें ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। राइट, तो यहाँ पे चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता रहे और आपका नॉलेज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे बाल विकास पे सबसे पहले हम यहाँ पे बाल विकास हल करवाएंगे आपको। तो चलिए, और आप इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखते रहिए, वीडियो पूरा जरूर देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन पहला है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है, बच्चों की स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका जो है अनुपालन करें। तीसरी जो है वो है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और लास्ट यहाँ पे है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके हिसाब से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन नंबर में है, स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली जो व्याख्या है वो देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जी हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर डी सही है। और इसका अगर आप देखना चाहें तो व्याख्या भी मैं इसके साथ में लाया हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप भी थोड़ा इनको पढ़ते जाएं, जिससे कि वीडियो भी जल्दी ख़त्म हो जाए और नॉलेज भी ज़्यादा आपको मिल सके। राइट, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में जो सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। राइट, तो यहाँ पे है ऑप्शन, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, और लास्ट जो है वो है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो यहाँ पे नकल करने की बात है तो वो ऑप्शन तो बिल्कुल आपको, जो नेगेटिव आंसर जो इसमें दिए गए हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। राइट, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। इससे होगा क्या, इससे बच्चों की नॉलेज गेन होगी और उनको एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, कक्ष का जो माहौल है वो अच्छा बनेगा और बच्चों का पढ़ाई में इसके मन भी लगेगा, क्योंकि एक खेल के जैसा ही बच्चों को ट्रीट करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। राइट, तो यहाँ पे अगला देखें हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रमबद्धता है जिसके कार्यों में तत्परता बनी रहे तथा अधिगम कार्य जो है वो सुगमता से पूरक हो सके या फिर पूरा हो सके, इसलिए जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने जो है वो अच्छा करके जो दबाव में आकर ऐसा करना है, या फिर अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे सृजनशील बालक की बात हो रही है और यहाँ पे आंसर होगा सी, बिल्कुल सही। ठीक है, देख लेते हैं इसका। तो इसका जो है बिल्कुल सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। सृजनशील का तात्पर्य ही है क्या, नवीन विचार हेतु जो वस्तु हैं। ठीक है, अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना। ठीक है, अब कोई सृजनशील जब बालक होता है वो किसी नई चीज़ों को ही खोजने में उसका ध्यान लगा रहता है, उसको
क्रिएटिविटी पसंद है, नई चीज़ों की खोज के बारे में वो जानना चाहता है, इसलिए यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। राइट, आप थोड़ा इसकी जो व्याख्या है वो आप खुद ही पढ़ लें, जिससे कि हम थोड़े जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किस रूप में एक शिक्षक को ऐसी कक्षाओं को देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा? तो बिल्कुल यहाँ पे सीटेट की एक बात तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्वयं बोलता है कि भैया मैं सही हूँ। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भैया थोड़ा प्रश्न कठिन है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, परेशानी आपको नहीं लगाना है, समस्या भी नहीं लगाना है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। अगर आपको परेशानी है, समस्या है, तो आपको फिर इस जॉब करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए। राइट, ये आप बिल्कुल समझते हैं। और बाधा भी इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ये एक टीचर का संसाधन है। ठीक है, कि किसी भी क्लास के, किसी भी भाषा के बच्चे आए, आपको उनको पढ़ाना है भाई, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपको एक संसाधन के रूप में इसे देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, नेगेटिव क्वेश्चन को आपको कभी भी मार्क नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले पर देखें। इसकी व्याख्या आप पढ़ लें, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको जितना था बता दिया। राइट, आगे चले तो आगे है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपको वही चीज़ें फिर से मिल गई। क्या? कठोरता तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कमज़ोर, उत्कृष्ट चिन्हित तो ये भी नहीं होगा। कंपेयर नहीं करना है बच्चों को वहाँ पे कि भैया ये उत्कृष्ट है, ये कमज़ोर है, इसको पढ़ना नहीं आता है, ये आगे क्या करेगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। राइट, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता बिल्कुल नहीं, असफलता यहाँ पे असफलता नहीं है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा जो गलती की जा रही हैं उन त्रुटियों के बारे में, तो देखिए उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी ही होगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी कि हम गलती करके ज़्यादा सीखते हैं। तो कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो हम उसको क्या, उसकी त्रुटियों को किस रूप में देखेंगे? उसको देखेंगे कि उसके चिंतन, उसके समझने के अवसर के रूप में देखेंगे, और उनको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। राइट, तो चले अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इस प्रकार है, खाली स्थान है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था? स्किनर, पावलोव, युंग या फिर पियाजे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें, ये क्वेश्चन फिर से दोबारा आ सकता है। यहाँ पे सीखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि ऐसे सिद्धांतों को हमें जो इसके पॉइंट होते हैं ना, उनको पकड़ के सीखना पड़ता है। जैसे कि पियाजे में देखिए, एक तो ज्ञान निर्माण और नन्हे वैज्ञानिक, अगर ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पियाजे यहाँ पे फाइंड करने को मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, और बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, कि बच्चों को जो व्यक्तित्व, जो अभिव्यक्ति और उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको हमें महत्व देना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। दूसरा है, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा है, उस पर एक भाषण देकर या फिर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो यहाँ पे आई थिंक आपने फाइंड कर लिया होगा आंसर, और यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर बिल्कुल डी ही सही होगा। अगर मैं इसकी एक्सप्लेन आपको करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, ठीक है, आप इतना तो कर सकते हैं कि प्रतियोगिता को बढ़ावा तो दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे गलती नहीं कर सकते कि सबसे पहले जो कार्य करेगा उसको आप इनाम या पुरस्कार देंगे, और फिर बाकी ने नहीं कर पाया तो उनको क्या,
उनको ठेस लगेगी ना इस चीज़ की। तो वही चीज़ें यहाँ पे नहीं दोहराना है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है ऑप्शन चूज़ करने में। थोड़ा टाइम लीजिए फिर फाइंड कीजिए। जब कोई सहायता ना देकर, ये भी गलत होगा। उस पर एक भाषण देकर, अरे भाषण क्यों देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में, देखिए बच्चे छोटे हैं, राइट, तो वो अब इतने बड़े तो है नहीं कि इतना सारा काम एक साथ कर सकें। तो क्या करेंगे हम उनके, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 से 9 तक की टेबल याद करानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही उनको बोलेंगे भैया अभी 1 घंटे में आप मुझे 1 से 9 तक की टेबल करके दिखाइए। नहीं, आप इसको डिवाइड कर दीजिए कि भैया इसको आप 4 दिन में सीखिए। 2 का सीख लीजिए, मतलब 2 से 9 तक की टेबल सिखानी है तो 2 का सीख लीजिए, आज 3 का सीख लीजिए, आज 2 हो गए, कल 2 कर लीजिए, परसों 2 कर लीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए उनके कार्यों को, तो वो आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलें। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, वो है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो ऑप्शन है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही होगा, आंसर नंबर सी। ये बिल्कुल समस्यात्मक है, क्योंकि ये तो रटंत हो जाएगा ना फिर, कि हमने उसको जो सिखाया उसने कल के दिन हमें वही बिल्कुल सेम बता दिया, तो ये तो रटने वाली बात हो गई है, राइट। तो यह परिस्थिति जो होती हैं वो समस्यात्मक परिस्थिति हैं, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करे जिस रूप में उसने ग्रहण किया है। ठीक है, ये समस्यात्मक बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या शिक्षार्थी हो किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है। मतलब उसका जो अनुभव है थोड़ा बहुत तो खुद का जोड़ के वो बोलेगा ही, ठीक है, तो खुद के अनुभव से बोलता है, राइट, तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता, राइट। तो एक समस्यात्मक बात है। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना आपको रटंत हो गया, तो ये तो भैया उत्पादित करना, रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना हो रहा है। और आपको एक टीचर बनने में, मतलब कि आप अगर टीचर बन गए हैं या बनने वाले हैं तो आपको रटने पर बिल्कुल बल नहीं देना है। चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बात हो रही थी कि अवसर दिए जा रहे हैं, तो अवसर क्लास में बच्चों को अवसर जरूर देना चाहिए, ठीक है। समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और अवसर दिया जा रहा है, तो उनका क्या होगा, यहाँ पे सीखने का जो वक्र होगा वो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, बढ़ेगा, मतलब कि वक्र जो है बेहतर हो जाएगा उनका वक्र, ठीक है, क्योंकि हम उन्हें अवसर दे रहे हैं, उन्हें सीखने के अवसर मिल रहे हैं, तो उनका जाहिर सी बात है उनका वक्र है जो बेहतर उनका वक्र जो है वो बेहतर ही होगा, राइट। चले आगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खालिस्तान नमूने को अनुगमन करती है। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। बात हो रही है यहाँ पे विकास की। आप अगर पिछली वीडियो हमारी देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति में जो विकास होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होता है, ठीक है। यह भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में विकास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित रूप से के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के भैया एक हाथ पहले बढ़ गया फिर दूसरा हाथ छोटा रह गया तो वो बाद में बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। एक व्यवस्थित तरीके से होगा, ठीक है, उसी तरीके से होगा हर व्यक्ति में। चाहे हम माने कि भैया एक भिन्न हो सकती है, विकास की गति भिन्न हो सकती है, किसी का विकास पहले हो गया, किसी का 1 साल बाद हुआ, ठीक है, तो ये तो भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसकी जो बॉडी में जो विकास हो रहा है वो एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से ही होगा, राइट। चलिए आगे चले। आगे जो क्वेश्चन है वो है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है और विकास पृथक है। तो आपको एक चीज़ याद होगी यहाँ पे कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी होगी, अगर आपने विकास के सिद्धांत पढ़े हों तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है कि विकास क्या होता है, जन्म के साथ शुरू हुआ और फिर समाप्त हो गया। नहीं, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, हमेशा
जब से आप पैदा हुए और जब तक आप रहेंगे तब तक आप में कुछ ना कुछ विकास होता रहेगा, राइट। तो विकास कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है, विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने आंसर की, ठीक है। आंसर इसका है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, राइट। यहाँ पे इसका जो व्याख्या दी गई है उसको आप पढ़ लें, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ। विकास में क्या होता है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये निरंतर चलती रहती है, ठीक है। अब मनुष्य की जब से जन्म होता है और मनुष्य मृत्यु पर्यंत तक यह चलती ही रहती है। विकास क्या है जो है वो कई प्रकार से होता है, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक विकास हो गया, शैक्षणिक विकास हो गया। अर्थात सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब चलें आगे, और आगे जो क्वेश्चन है वो है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। चलिए बताइए। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषता के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर होगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। प्रभावित से मेरा मतलब है कि भिन्नता से, मतलब कि मनुष्य में एक दूसरे से भिन्नता होती है शकल सूरत में, लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, और जो ठिनगे होते हैं, लंबे होते हैं, उनमें जो भिन्नता होती है तो भैया वो डिपेंड करती है टोटली वातावरण और उनके वंशानुक्रम पर, ठीक है। चलें आगे चलें। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, वो भी यहाँ पे जो लिखा है वो आपको मैंने समझा दिया है। तो चलें आगे, और आगे जो क्वेश्चन है वो है बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका खालिस्तान भूमिका निभाता है। एक परिवार जो है, ठीक है, बच्चे के सामाजिकरण में क्या भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण। तो यहाँ पे आंसर आपको पता होगा, और आंसर बिल्कुल यहाँ पे होगा मुख्य। मुख्य भूमिका निभाता है परिवार एक बच्चे के सामाजिकरण में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जीन पियाजे से को लेकर, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला है। जो सही मिलान वाला जोड़ा है हमें उसे फाइंड करना है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, और लास्ट है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो कि निगमनात्मक विचार कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, और इसका जो सही आंसर होगा आप कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट, और मैं यहाँ इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ए सही। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं ये, संवेदी, पूर्व संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। ये 4 स्टेज बताई हैं, जिसमें पहली जो है संवेदी, संवेदी जो है वो 0 से 2 वर्ष, ठीक है। पूर्व जो है वो है 2 से 7 वर्ष, और मूर्त जो है वो चलती है 7 से 11, और अमूर्त जो है वो है 11 के ऊपर, ठीक है। 11 के ऊपर जो है वो अमूर्त अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, जीन पे। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन बहुत निकल के आता है इनसे, इन 4 स्टेज में से आपको एक ना एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, इसलिए इनको तो आप बिल्कुल सॉल्व करके ही रखिए, ठीक है। तो जीन पियाजे ने क्या किया था, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएँ में बांटा था संज्ञानात्मक विकास को। मैंने आपको बता दिया है कि जो संवेगात्मक अवस्था है वो 2 से 7, पूर्व संक्रियात्मक जो है वो है संवेगात्मक अवस्था जो है वो है 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, और मूर्त जो है वो 7 से 11, और अमूर्त जो है वो 11 के ऊपर। अब यहाँ पे आने वाला क्या है, तो आता ये है कि बच्चा भैया पूछेगा कि संवेगात्मक अवस्था में बच्चा करने लगता है क्या। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है, पहला हो गया। दूसरा है पूर्व, पूर्व में वो क्या करेगा, पूर्व में वो समझ लेगा बालक क्यों, कैसे का प्रश्न करने लगता है। ये अवस्था है 2 से 7 वर्ष की। नेक्स्ट बात करें, और नेक्स्ट यहाँ पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है, और यहाँ पे बच्चा करने लगता है गुणा, जोड़, भाग, घटाना, ठीक है। इसके अतिरिक्त वो एक साधारण वर्गीकरण अगर उससे करवाया जाए तो वो भी वह क्रिया करने लगता है। औपचारिक में क्या करता है, जो कि स्टेज होती है 11 वर्ष के ऊपर की, तो इसमें वो क्या करता है कि बालक के जो चिंतन में पूर्णता आ जाती है, मतलब कि वो चिंतन अच्छे से करने लगता है, और उसका जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास हो जाता है। क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है, आपको ये पूछ लेगा कि इस अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, तो आपको बताना है भैया कि जैविक क्रियाएं
ठीक है, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करने लगता है। इसमें भी ऐसे ही पूछेगा, इसमें भी और इसमें भी, इसमें से ही क्वेश्चन आया है और पिछली बार 19 के टेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीटीईटी में भी आ चुका है। चले हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह खालिस्तान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किस समझ को वो प्रदर्शित कर रही है? तो यहाँ पे हम देखें प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण या फिर विपर्याय चिंतन। यहाँ पे सही आंसर होगा कार्यकरण। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे सही होगा। क्यों? तो देखिए किसी अन्य वस्तु के उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु उपस्थित है और कोई कार्य हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कार्य कारण। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, समझ गए आप? आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। अब आप यहाँ पे देखिए 2016 में एक जीन पियाजे से ये क्वेश्चन आ गया और एक ही आ गया। तो जीन पियाजे से तो आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, इन लोगों से क्वेश्चन आपको 100% यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा या आकार, किस्म। पूछ रहा है चिंतन जो है वो वयस्कों से भिन्न होता है। किसमें? आकार, मूर्त परकता में, मात्रा प्रकार में, प्रकार मात्रा में या आकार और किस्म में। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, प्रकार और मात्रा। जीन पियाजे थे कौन? बाल मनोविज्ञान थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से क्या होता है? प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा में। ठीक है, प्रकार में यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पे खालिस्तान था, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें भरना था प्रकार, यहाँ पे मात्रा। मतलब कि वयस्कों से वो प्रकार में तो अलग सोचते हैं लेकिन मात्रा में अलग नहीं सोचते। ठीक है, उनका जो प्रकार होता है सोचने का वो वयस्कों से भिन्न हो सकता है लेकिन मात्रा भिन्न नहीं। ठीक है, चलें आगे। और आगे यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना और मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देख लेते हैं जल्दी। सही आंसर है इसका बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम यहाँ पे जल्दी से अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। सही आंसर बिल्कुल डी होगा इसका कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से वो क्या होते हैं? बच्चे सीखते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या दी गई है, आप थोड़ा इसको पढ़ लें अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो। चले आगे चलें। आगे जो है वो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के, संवेगात्मक के या फिर नैतिक विकास के। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के, बिल्कुल नैतिक विकास के ही इन्होंने चरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, इन्होंने 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, और परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। ये 3 इन्होंने चरण जो है वो उनका उल्लेख किया है। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एक मात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। और अगला है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का जो व्यवहार है शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, पुरस्कार दंड वाला। ठीक है, दंड वाला यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि दंड वाला तो लगाना ही नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी जो है वो समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से क्या कर रही है? प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है, ये बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, चले आगे। बुद्धि क्या है? बुद्धि संपत्तियों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार,
दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या फिर एक विशिष्ट योग्यता। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। राइट, चले आगे। और आगे यहाँ पे है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरक्षेप। सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी, अति संवेदनशील। ठीक है, ये रहा इसका व्याख्या, आप देख लें थोड़ा इसको। ओके, तो आप इसकी ये व्याख्या देख लीजिए। चले आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है, एक सही शिक्षा कक्ष में लड़कों से शिक्षक है वो यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या प्रदर्शित करती है? जातीय भेदभाव, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करना, या फिर लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो ये करता है, बिल्कुल आंसर होगा सी सही, कि जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। आपको एक बार और बता दूं कि अगर एक टीचर पेशे में कोई है तो आपको कोई भी बच्चों में भेदभाव नहीं रखना है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, होशियार हो, कमज़ोर हो, ठिनगा हो, लंबा हो, गोरा हो, काला हो, आपको कोई मतलब नहीं है। डज नॉट मैटर, कोई मतलब नहीं है आपको कि वो क्या है। वो आपके लिए आपका एक विद्यार्थी है, राइट, और आपको उसको शिक्षा देना आपका काम है। आपको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि एक शिक्षक है, वो एक लड़के से कह रहा है कि भैया लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रहा है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो, और यहाँ पे हमारा 25वां क्वेश्चन है आकलन। आकलन क्या है? ठीक है, तो आकलन क्या है? बच्चों को लेवल यानी नाम देने, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन क्या है? आकलन है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। नेक्स्ट है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। या फिर यह एक दर्शन है कि बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर के विशेष उपहार हैं। क्या लगता है आपको सही? बिल्कुल यहाँ पे सी सही होगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है। ठीक है, और यहाँ पे हम चले अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, वंचित वर्ग से। वंचित वर्ग से जो बच्चे आए हैं, जिस पृष्ठभूमि से, वंचित वर्ग पृष्ठभूमि से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। गलत। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं। गलत। उन पर ध्यान ना दें। बिल्कुल गलत। तो बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, कि उनके बारे में अधिक जानकारी लें और प्रयास आपका यही रहे कि उन्हें चर्चा में मतलब कि प्रयास यही रहे कि अधिक जानकारी जुटाएं और उन्हें जो भी चर्चा आपके विद्यालय में हो रही है उसमें शामिल करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? यहाँ पे ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, ठीक है, यानी मूड स्विंग। दूसरा है अपमानजनक व्यवहार। तीसरा है शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना, या ए और बी दोनों। अधिगम निर्योग्यता यहाँ पे पहचानने की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही होगा सी, कि अगर बच्चा सही तरह से शब्दों अक्षरों को नहीं लिख पाता, समझ पाता। ठीक है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। गलत। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। गलत। नेक्स्ट है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिल्कुल सही। उसके लिए जो भी हो सके, जो उसके लिए जो आप प्रावधान कर सकते हैं वो करें और उसी स्कूल में पढ़ाएं नियमित, मतलब जहाँ सब बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उसको भी पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे चलें।
आगे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाल विकास का है, सीखना। सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्रता है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा हो गया है बाल विकास कंप्लीट। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आ गया है गणित वाला सेक्शन है। यहाँ पे हम गणित के भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला यहाँ पे है कक्षा सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। दूसरा है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा है योग यानी जो जोड़ है को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, जो योग है उसे शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग यानी जोड़ में निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं। ठीक है, एक टोकरी में क्या है, 5 सेब और डाल दिए जाएं, मतलब 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दी जाएं। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का जो शाब्दिक प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला है संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या समुच्चयन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, समुच्चयन। ठीक है, समुच्चयन यहाँ पे शिक्षक द्वारा किया गया है कि पहले 5 सेब डाले फिर बाद में 7 और डाल दिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि समुच्चयन का अर्थ क्या होता है। समुच्चयन का अर्थ होता है वस्तुओं के संग्रह से, इसका तात्पर्य होता है। समुच्चय का तात्पर्य है वस्तुओं के संग्रह से। ठीक है, ये आप उसको इसी प्रकार से सिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ समुच्चयन। अगला देखें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर बिल्कुल सी ही रहेगा इसका, कि बच्चे किस प्रकार से गणित अवधारणा जो गणित है उसकी अवधारणा किस प्रकार से उसकी रचना करते हैं। यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को आप ये समझाना चाहती हैं कि 1/10 1/100 से बड़ा है। आप कौन सी अवधारणा अपनाएंगे, मतलब कौन सी टीचिंग लर्निंग मेथड आप यहाँ पे अपनाएंगे? ऑप्शन आपके रहे डाइंस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा, एवेकस या 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा संख्या चार्ट। संख्या चार्ट द्वारा आप बच्चे को बता सकते हैं कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा होता है। ओके, आगे चलते हैं और आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हम यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े फास्ट करने वाले हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो आपका भी शायद मन ना लगे देखने में, तो हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या आप खुद पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, थोड़ा रोक के पढ़ लीजिएगा आपको ज़रूरत लगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी जो क्षेत्रफल होते हैं की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये है गणित की शिक्षा शास्त्र। ठीक है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे, 15 क्वेश्चन, तो आप इसको तो जरूर देखिएगा। और थोड़े ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसका देखिए, पहली इसका क्या है, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन, प्रेक्षण या फिर अध्यारोपण। सही आंसर हो जाएगा प्रेक्षण। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने पे, या समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन। तो बिल्कुल डी यहाँ पे सही आंसर होगा, डी। चले आगे, आगे है गणितीय संरचना उल्लेखित करता है क्या? इसका आंसर होगा ए सही, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। चले आगे, और आगे 38वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिएगा आप ऑप्शन, और ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला सही, कि बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नहीं करना है। मुख्य रूप से कौन सा उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो ए वाला उद्देश्य नहीं है, ए। ठीक है, चलें आगे, और आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हाँ आगे क्वेश्चन जो है वो है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक को सबने अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता हमें बतानी है, और डी इसका सही आंसर होगा कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना।
चले आगे, और आगे जो क्वेश्चन है वो है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। ठीक है, चले आगे, और आगे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पे 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आप पढ़ लीजिएगा, और इसका सही आंसर होगा डी कि बच्चों में संख्या में ज्ञान विकसित करने होने और शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कथन सही डी होगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। क्या बनाता है? चित्र दिखाता है, उसे आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो आपको एक ऊँट दिए गए हैं, इसमें से आपको वेरीफाई करना है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। मतलब कि क्या कि आधे की संकल्पना का अगर परिचय देना है तो उपयुक्त जो उत्तर होगा इसका वो होगा कि तीसरा, यानी बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना। ठीक है, और पहला, चौथा और दूसरा, मतलब पहले करेगा वो क्या, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेगा, फिर चित्र दिखाएगा जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, फिर क्या करेगा, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेगा, और लास्ट में सबसे आधे का चिन्ह लिखेगा। ठीक है, चलें आगे, और आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी सही कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि के समाकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं तो देख लेते हैं फटाफट इनको भी। क्वेश्चन ये है कि यदि 1001 गुणे 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणे खाली स्थान है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 101। कैसे? तो आपको करना है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ देखिए उसने दिया है 1001 गुणे 111, तो 1000 गुणे 111 बराबर में आपको करना है 1,10,000 प्लस x 11x। ठीक है, ये तो उसने पूछा है, दिया हुआ है। हम टोटली यहाँ पे करना हमें क्या है कि यहाँ पे हमें 11 गुणे x दिया हुआ है, तो 11 गुणे x बराबर 11x। ठीक है, 11 गुणे x बराबर 11x। अब 11x बराबर यहाँ पे हमें क्या करना है, जब इनका हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a, मतलब a संख्या हमें मिलेगी। ठीक है, तो इस संख्या को हमें घटा देना है इस वाली संख्या से। समझ रहे ना आप, 11x है तो 11x को हम बाहर ले लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1111। ठीक है, 1111 मिलेगा, और यहाँ पे हमारे 11x थे, बराबर में ये जाएगा। अब x बराबर हम 11 और 11 से इसको दे देंगे भाग, तो 11 एकम 11, भाग नष्ट बिंदी जाएगी और 11 एकम 11, मतलब कि 101 आंसर जो है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, चले आगे, और आगे जो क्वेश्चन है वो है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान अब प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे खाली स्थान है तो रिक्त स्थान में संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो एक बात आपको बता दें कि आपको इसमें MPTET में अगर पेपर देना है, सीटेट में पेपर देना है, तो आप एक बात तो कंफर्म समझिए, यहाँ पे स्थानीय मान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय मान आपको निकालना आना चाहिए। स्थानीय मान निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर वो पूछ रहा है 15,201 उसने पूछा है मैं 5 का स्थानीय मान, तो टोटली 5 किस स्थान पे है आपको लिख देना है 5 आपने यहाँ लिखे। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको टोटल 0 बढ़ाना है, चाहे कितनी भी संख्या हो। मतलब कि अगर हम देखें अगर हम देखें 15,201 में 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 का स्थानीय मान 5,000 होगा। कैसे? 5 है किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पे, तो 5 के स्थान पे बिंदी 3 रख देना है। जितने स्थान यहाँ खाली हैं उतनी बिंदी यहाँ पे लगेंगी, तो 5 का स्थानीय मान 5,000 आ जाएगा हमारा। और हमें निकालना है यहाँ पे 6 का, तो 6 का आ जाएगा, 6 है तीसरे नंबर पे, तो 600 इसका आ जाएगा स्थानीय मान। ठीक है,
मतलब कि जिस स्थान पे वो है वो लिख के और आगे जितने भी उसके अंक हैं उतने जीरो रख देना है, उसका स्थानीय मान आ जाएगा। तो 5 का यहाँ निकला 5000 प्लस 6 का निकला 600। हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने इसका स्थानीय मान इसको जोड़ा है, तो हमने इसको जोड़ा, ठीक है। बराबर हमें दिया गया है क्या, 7x, ठीक है। 7 इंटू एक्स दिया गया है, हमें दिया गया है ना। तो यहाँ दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ लेंगे। 5000 प्लस 600, इन्हें हमने जोड़ा, जोड़ने में कितने बने, 5600 बन गए ना। 5600 बराबर 7x, ठीक है। अब 7x यहाँ पे हमने लिया तो 7x बराबर 5600 राइट। 5600 आ गया। अब 7 का आप भाग दे दीजिए इसमें, 7 का भाग जब देंगे आप तो ये आएगा 800, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। यानी डी आंसर सही होगा। अब आप अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको इसका और भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे आप देखें तो 7x अगर पूछें कि 7x कहाँ से आए, तो 7x यहाँ पे हमने x मान लिया था, ठीक है। 7 इंटू एक्स माना था तो 7x तो हो ही जाएगा ना। यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 999 प्लस 9 गुणे खाली स्थान है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। तो देखिए संख्या यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हमें सार्व गुणनखंड निकालने हैं। सार्व गुणनखंड मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं, जैसे हमें 36 का निकालना है तो 36 में ऐसी संख्याएं देखना है जो इसको टोटली विभाजित करें। तो 2 विभाजित करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 12, 18 और 36, ये सारे 36 को विभाजित करते हैं। वैसे ही अगर 48 की बात करें तो 48 में भी 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 और 48 भी इसको टोटली विभाजित करते हैं। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों संख्याओं में हमें देखना है कॉमन संख्याएं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कॉमन संख्याएं देखना है इन दोनों में। तो देखिए 2 कॉमन है, 3 है, 4 कॉमन, 6 कॉमन, 12 कॉमन, ये हमें कॉमन मिल गए। तो हम क्या करेंगे, अब इनको गुणनखंड में बदल देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12, ये हो गया। इनका टोटल जितना आएगा आपको देखना है, तो इनका टोटल आएगा 1728, ठीक है। 1728 आ गया इसका टोटल। हमें क्या करना है कि रिक्त स्थान पे जो संख्या थी, तब प्रश्न अनुसार क्या होगा, प्रश्न अनुसार देखेंगे 1728 बराबर 999 जो यहाँ पे दिया गया था, क्या 999 प्लस 9 इंटू संख्या, ठीक है। तो 1728 बराबर 999 प्लस 9 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर 9x में x का करेंगे तो आ जाएगा 9x बराबर 1728, ये लोग माइनस में चले जाएंगे तो -999, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आएगा 729, ठीक है। अब इसमें से जब घटाया तो 729 आया, और 729 आया तो हमें क्या करना है, 9 का भाग दे देना है 729 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 81। ओके, चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये यहाँ है, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों में अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। यहाँ पे सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही ना घुमा के देते हैं। क्वेश्चन सिंपल रहते हैं लेकिन घुमा बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे कि आप इसी क्वेश्चन को देख लें कितना घुमा दिया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल होगा। सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें क्या करना है, 26,679 को 39 से भाग दे लेंगे, ठीक है, और 29,405 को 34 से भाग दे लेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, जो शेष फलों में अंतर है, तो शेष फल अब आप भाग दे लीजिएगा, ठीक है, आपने भाग दे लिया। अब देखना है आपको अंतर, तो 29 माइनस 3, ठीक है, ये आया ना, 3 आया इसका शेष फल, 29 आया इसका, हम इनको घटाएंगे तो आएगा 26 बचा। अब क्या कह रहा है वो कि शेष फलों से अंतर को 18 से भाग देंगे। अब हमने तो हमने क्या किया, अंतर को क्या किया, अंतर कितना आया 26, 18 से भाग दिया जाए। अब हम 18 को 26 को हम क्या करेंगे, 18 से भाग दे देंगे, तो 18 एकम 18, कितना बड़ा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, बचा 8, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल, राइट। चले आगे है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 90 बराबर है। तो हमें सबसे पहले 36, 54 और 60 के सार्वगुणज निकालने हैं। सार्वगुणज निकालने के लिए आपको पता ही होगा, ऐसे निकाल लिए। सार्वगुणज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 540, ठीक है, 540 आ गया। अब क्या करना है, भागे 90, ठीक है, 540 में 90 का भाग दे दो, तो 540 में जब 90 का भाग जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 9 छक्के 54, तो इसका आंसर 6,
ठीक है, 6 आंसर इसका आ जाएगा, यानी आंसर डी सही है। अगला देखें तो अगला है सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं, 5 दर्जन। उसमें उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग हमीदा को दे दिया है। तो सोनू के पास टॉफ़ियाँ जो बची हैं उनकी संख्या अपन को हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो 5 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12, तो 5 दर्जन बराबर 5 गुणे 12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, बिल्कुल 60 इसका हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनके जो अनिल, अमिता और हमीदा में दिए गए जो भाग हैं उनका योग करना है। तो योग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/12। हम लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा 12 पंचे 60, बिल्कुल 60 इसका आएगा एलसीएम। जब इसका 60 एलसीएम आ जाएगा तब हम इसका भाग देंगे। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो 32 60 और 20 एकम 20। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस इसका देंगे 5 का, तो 5 दूनी 10 और ओके यहाँ आ जाएगा 24, और 24 आके यहाँ पे हमें 12, 12 पंचे 60, यहाँ पे 12 पंचे 60, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सॉरी हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, 20 प्लस 24 प्लस 5/60 आ गया, 60 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनको जोड़ देना है, 20 प्लस 24 प्लस 5 को जोड़ना है, तो 49/60 ये इनका आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बचा है, अब टॉफ़ी हमें पता लगाना है कि कितनी टॉफ़ियाँ भैया उनके पास बची हैं। तो सोनू के पास टॉफ़ियाँ कितनी थी, सोनू के पास टॉफ़ियाँ कितनी थी, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ 1 ओके टोटल का निकालना है हमें, तो टोटल हम निकालेंगे तो यहाँ पे सोनू की शेष टॉफ़ियाँ क्या हो जाएंगे, 1/49/60 अपना निकला है। ठीक है, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 60 एकम 60 माइनस 49 और 60 रहेंगे नीचे। ठीक है, इतना हो गया। अगर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 11, हाँ 11/60, 11/60 आ जाएगा। ठीक है, अब 11/60 आ गया तो हमें शेष टॉफ़ियों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 60 थी, तो हम इसको देख लेंगे, काट देंगे, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल और यहाँ पे बच गया 11। ठीक है, जब इसको 60 गुणे 11/60, 60 कैंसिल बराबर 11 बचा, तो 11 टॉफ़ियाँ इसमें सही होगा, मतलब कि आंसर नंबर हाँ बी सही है। ठीक है, चले आगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 है प्लस खाली स्थान दहाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि वो क्या कह रहा है, 112 इकाई, तो 112 इकाई कर दो, 12,000 तो 12 प्लस करना है। ठीक है, 12,000 कर दो, 12 और 1000 कर दो। ठीक है, हो गया, बराबर हो जाएगा किसके, 11,012 प्लस x इंटू दहाई मतलब 10 के। ठीक है, अब इनको आप क्या कीजिए, गुणा भाग कर दीजिए, तो 112 और 12 का गुणा होगा किस में, 1000 में, तो हो जाएगा क्या बनेगा, हम टोटली बताते हैं। यहाँ पे बन जाएगा 112 प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस 10x, हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10x को लेंगे बाहर, तो 10x को हमने बाहर लिया, बराबर में क्या हमें बचेगा, माइनस के बचेंगे यहाँ पे 11,012 प्लस 12,112, इतना बच गया। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो इनको घटाएंगे आपस में घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1100, और 1100 जो बच गया तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 से दे देंगे भाग, और जब 10 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 10 से भाग देंगे 1100 को। ठीक है, तो 10 एकम 10 और एक बचा, 10 एकम 10 और 0, हाँ 110 सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 110 सही है, यानी सी आंसर सही है। नेक्स्ट चलें, और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन है ए, और आंसर इसका रहा ए, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 बोतलों में 51 लीटर, 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा गया, तो एक बोतल बराबर क्या हो जाएगा, 51 लीटर 750, ठीक है, बटे कितनी बोतल थी, 23। इसका देखिए हम जब भाग, ठीक है, तो बराबर इसका निकाला क्या आएगा, ऐसे हमें 16 बोतल कितना निकालना है, 16 बोतल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 16 बोतल में दूध की मात्रा 16 गुणे 51 750 बटे 23। ठीक है, आप गुणा करके और भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 36,000 मिलीलीटर, यानी कि 36 लीटर सही आंसर होगा, और आंसर इसका ए सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी मानचित्र पर 1/12 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उसकी दूरी होगी, कितनी दूरी हो जाएगी? ऑप्शन रहे ए और आंसर सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका कुछ इस प्रकार है कि 200 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर इंगित होती है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, अब 1 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर कितनी इंगित होगी? 1/2 × 200, सही बात है, होगी। ठीक है, अब 1800 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर इंगित करनी है तो हम क्या करना चाहिए? हम भैया 1800 का इसमें क्या करेंगे? यहाँ गुणा कर देंगे। जैसे हम 1800 का गुणा करेंगे हमारे पास क्या 9/2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको भाग जब देंगे तो ये डिवाइड होकर क्या बचेगा? 4 सही 1/2 सेंटीमीटर, और ये इसका रहा आंसर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश। चले हम सीधा आंसर देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर सही होगा। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। ठीक है, उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे है, कितनी है? चलिए यहाँ पे जो है आंसर होगा इसका बी सही। 45 घन ऐसे हैं जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे घनाकार बक्से में पैक होने वाले घन जो हैं वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले। ठीक है, अब आपको ये सूत्र ये देखिए आप, घनाकार बक्से का आयतन 1 भुजा सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इसी में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे, और आगे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में योग हैं। क्या योग है इसके? 2032। ठीक है, कैसे? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है भैया? यहाँ पे लंबाई क्रमशः और चौड़ाई 48 × 21। ठीक है, तो हो जाएगा 1008 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। अब प्रश्न अनुसार अगर देखें तो वर्ग की भुजा बराबर 2/3। ठीक है, 2/3 है ना, यहाँ पे देखें 2/3 है, तो 2/3 करेंगे गुणे आयत की हम यहाँ पे क्या कर देंगे? लंबाई। ठीक है, हमने आयत की लंबाई यहाँ पे निकाली है। ठीक है, 48 दिया गया ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वर्ग की भुजा गुणे इतने 2/3 गुणे आयत की लंबाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2/3 गुणे 48 यानी ये लंबाई रख देंगे। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, तो 32 × 32। ठीक है, 32 × 32 यानी 32, हाँ ये 32 आ गया जो हमारा। 48 में हम यहाँ पे 2/3 गुणे 48 तो 32 आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, तो 32 × 32 ये आएगा 1024 आएगा। और क्षेत्रफल का योग हमें इसमें कर देना है। क्षेत्रफल का योग कहाँ? मतलब कि हमारे पास जो हमें 1024 ये मिले और यहाँ पे 1008 ये थे, जो इन दोनों का योग करना है, वो योग करेंगे तो 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुणनफल 672 × 36 × 25 बराबर हैं 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, या 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या, या 60 दिन में 1 घंटों की संख्या। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। 1 मिनट, हाँ इसका आंसर होगा सही आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी ऐसे सही होगा कि हमें क्या करना है? हमें सिंपली इनके गुणा कर देना है। अब जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 7 × 24 × 60 × 60 यानी 7 दिनों में सेकंडों की संख्या। 1 सप्ताह में जो है वो हमें यहाँ पे 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या इससे ज्ञात होती है। 672 × 36 × 25 इसका गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 × 24 × 60 × 60। ठीक है, तो 1 सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या ही हमें इससे मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका जो भार है वो 1/3 रह जाता है। साबी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी। ठीक है, और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया? बेच दिया। उसका कुल लाभ कितना होगा? सबसे पहले हमें इसमें निकालना पड़ेगा कि उसने मछली
खरीदी कितनी, कितने भाव में, ठीक है। तो 2709 में खरीदी तो गुणा करेंगे 27 का, यहाँ पे उसने टोटल जो मछली खरीदी थी वो खरीदी थी 73,143 यानी 73,143 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक देखने लायक बात क्या है कि मछलियों को जब सुखाया जाता है तो उनका भार क्या जाता है, 1/3 रह जाता है, ठीक है। अब सुखाने के बाद हम इसी को देखेंगे, सुखाने के बाद जो इसका जो भार बचा वो देखेंगे तो 1/3 मछली कितनी ली थी, 2709 किलो, ठीक है। हम इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे हमें 903 किलो, मतलब साबी को 903 किलो मछली सुखाने के बाद प्राप्त हुई, ठीक है। अब 903 किलोग्राम सूखी मछली का विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य हमें देखना है तो 903 में कितने की बेच रही है वो, 97.5 रुपये की, गुणा कर दीजिएगा। गुणा जब करेंगे तो 88,042.5 यानी 88,042.5 की ये मछली होगी, ठीक है। अब हमें देखना है लाभ, तो भैया कितने की खरीदी थी, 73,143 की, बेची कितने में, 88,042.5 में, ठीक है। हम इनको करेंगे माइनस, जब आप इनको माइनस करेंगे तो आएगा 14,8 यानी 14,899 रुपये 5 पैसे, क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन है, जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोग्राम की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में बताना है, कितना लगा। तो हमें यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक सूत्र चाहिए होगा, तो समय का सूत्र है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो बाइसिकल द्वारा कितनी, बाइसिकल द्वारा 16 और 15 किलोमीटर, तो 16/15 घंटा यानी 16/15 गुणे 60 यानी 64 मिनट यहाँ लगे। और स्कूटर द्वारा क्या किया उसने, 20/5 में, तो 20/5 गुणे 60 तो 24 मिनट यहाँ लगे। और लास्ट जो है कार द्वारा की 50/60 तो 5/6 गुणे 60, ठीक है। 60 ले लिया हमने, सबसे पहले क्या यहाँ पे हमने लिया था 16/5 गुणे 60 तो निकला था 64। दूसरी बार जब स्कूटर से की तो निकला 2/5 गुणे 60 मतलब 24 मिनट, और कार द्वारा 5/6 गुणे 60 यानी 50 मिनट। टोटल इनको जोड़ देंगे तो 138 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो है वो है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, योग, व्यवकलन, स्थानीय मान और गुणा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, स्थानीय मान का ज्ञान हमें होना जरूरी है। अगला और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर देखते हैं, आंसर इसका होगा आंसर डी, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, जैसे कि हम आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चैनल से ना जुड़े हो तो जुड़ जाइए, ओके, जिससे कि हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहें आगे भी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम यहाँ आपको UPTET, MPTET और CTET और ऑल टीचर्स एग्ज़ाम की यहाँ तैयारी करवाएंगे, वो भी फ्री। ओके दोस्तों, तो जुड़ जाइए चैनल से जल्दी सपोर्ट कीजिए चैनल को और हम करेंगे सपोर्ट आपको। ओके दोस्तों, तो नमस्कार, चलते हैं।